देखते हैं आज की क्लास, और कल जहाँ हमने छोड़ा था एसआई में उसके आगे के सवाल शुरू करेंगे। और आगे के सवाल थोड़े से अलग हैं। कल हमने इस तरीके के सवालों पे ही दी एंड किया था, बट हमने कहा था कि जो सवाल हमने किए थे वहां पे रेट सेम थी, बट यहाँ पे रेट अलग है। ब्याज की दर 2% अधिक है, तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 रुपए हो जाती। बड़ा ही प्यारा सवाल, एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 में फेंका हुआ नगमा। देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का सही जवाब। 59,200 रुपये, ध्यान से सुनना, कोई अमाउंट पी 6 सालों में 59,200 और अगले 4 साल में टेबल पे रखा 72,000। ठीक है, पी 6 सालों में 59,200 और अगले 4 सालों में 72,000 हो सकता है। ठीक है, हो गया। बेसिकली यहां से मुझे रेट निकालनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि जी रेट अगर 2% अधिक होती तो ये राशि कितने वर्षों में 76,000 रुपए हो जाती, ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैंने कहा कि 72,000 तक का जो सफर है, जो 59,200 से शुरू किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी 4 साल में 12,800 ब्याज मिली है, कह सकते हैं। अगर 4 साल में 12,800 ब्याज मिली है, इसका मतलब ये है कि 1 साल में 3200 ब्याज मिली है। 1 साल में 3200 ब्याज मिली है। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, आप खुद देख रहे हैं कि पहले कोई राशि 6 साल में 59,200 हो गई, अगले 10 साल में 72,000 हो गई, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगले 4 सालों में 12,800 ब्याज आई है, जिसका मतलब है 1 साल में 3200। अगर 1 साल में 3200 ब्याज आ रही है तो 6 साल में कितनी होगी? तो आपने कहा 3200 से गुणा कर दिया, 192, 19,200 ब्याज हो। कितनी प्यारी बात है कि अगर ब्याज 6 सालों में 19,200 थी तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये हमने बेसिक लगाया आईयूसी के लिए कि 59,200 में से 19,200 हमने घटा दिया, ये आ गया जी 40,000। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो जवाब होता 40,000। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप, जो मैं ये 3200 निकाल रहा हूं 4 साल में इतना ब्याज, तो ये 3200 ये बेसिकली 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है 3200। तो अगर 40,000 पे 1 साल में 3200 ब्याज होगा जी, 40,000 में अगर 1 साल पे 3200 ब्याज होगा, तो आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो आपने कहा कि जी 100 पे अगर निकालना चाहें, 100 पे 400 से भाग कर दें, तो यही ब्याज 1 साल में 4 अट्ठे 32, 400 से भाग के 8% होगी, यही रेट है। मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि 100 रुपए पर 1 साल में, मैं कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं, प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं कि पी 6 सालों में 59,200, पी 6 सालों में 59,200, अगले 4 साल में 72,000 हो जाती है। तो आप देखेंगे कि 1 साल में 3200 रुपये ब्याज आ गया, 6 साल में 3200 से गुणा किया तो 19,200 रुपये ब्याज आ गया। अब 19,200 अगर ब्याज था 59,200 में, तो प्रिंसिपल कितना था? 40,000। 40,000 पे 1 साल में 3200 ब्याज मिल रही है, 100 पे कितनी मिलेगी? 400 से भाग किया तो आ गया 8%। 8% आ गया, 8%। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा जाता, प्रिंसिपल, तो मेरा जवाब होता कि जी 40,000 होगा, 40,000 होगा। अगर इस सवाल में रेट पूछी जाती तो मैं कहता 8% होगी। ये दोनों में से कोई भी बात पूछी जाती मैं जवाब दे देता। अब आप ये कह रहे हैं कि जी नई रेट 2% ज्यादा है, यानी कि नई रेट 10%।
अब हम ये कह सकते हैं कि एक साल में अब 4,000 रुपये ब्याज आ रहा है। एक साल में 4,000 रुपये ब्याज आ रहा है। तब आपका कहना है कि गुरुजी मुझे इस 40,000 को 76,000 बनाना है। 76,000 बनाना है और उसके लिए मुझे ब्याज 36,000 चाहिए, यानी 4,000 का 9 गुना ब्याज चाहिए मुझे। तो टाइम कितना लगेगा? तो आपने कहा 9 साल लगेंगे जी। यही सवाल में पूछा है, 9 साल। मुझे सवाल पेपर में करना हो तो मैं पहले निकालूंगा कि 10 माइनस 6 बराबर 4 साल का ब्याज। और वो 4 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? 72,000 माइनस 59,200 बराबर 12,800। फिर मैंने कहा कि जी यहां से एक साल का ब्याज कितना होगा? आपने कहा 3200। मैंने यहीं से 6 साल का ब्याज निकाला, कितना होगा? 19,200। तो मैंने कहा 6 साल का ब्याज इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो मैंने 19,200 में से 59,200 में से 19,200 घटा दिया तो पता चला 40,000 हुआ। अब मैंने कहा कि 40,000 पे एक साल में 3200 ब्याज मिल रही है, तो 3200 40,000 का कितना है? 4 अट्ठे 32, 8% है सीधे। अब मैंने कहा लेकिन अब तो मेरी रेट 10% है और 10% का मतलब एक साल में 4,000 ब्याज आ रहा है, लेकिन मुझे इसको 76,000 बनाना है, तो मुझे ब्याज 3600 चाहिए, 36,000 चाहिए। 4,000 की वैल्यू 36,000, एक की वैल्यू 9 साल। यही उत्तर है। समझना पड़ेगा भाई, बिना समझे बात नहीं बनेगी। देखिए दोस्त, पी 3 सालों में 59,600 रुपये हो जाता है और 5 सालों में 56,000 हो जाता है। पी 3 सालों में 49,600 और 5 सालों में 56,000 हो जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। 5 साल में होने का मतलब है ये अगले 2 साल की बात कर रहा है। इस 2 साल में ब्याज कितनी मिली है? 6,400। हटा दिया मैंने इसमें से इसको। आपने कहा 2 साल में ब्याज 6,400 है, तो यहां से ये पता चल रहा है एक साल में 3200 है। अगर एक साल में 3200 है तो 3 साल में कितनी होगी? 9600। और अगर ये 9600 है तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 40,000। और अगर 40,000 पे, समझिएगा ध्यान से, कि अगर 40,000 पे एक साल में 3200 ब्याज मिल रही है का मतलब ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। पिछले सवाल में ही बताया, बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। आपने कहा कि जी न्यू रेट अब 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है, यानी 10% है न्यू रेट। और अगर न्यू रेट 10% है और आप चाहते हैं कि ये अमाउंट 80,000 हो जाए, डबल हो जाए, तो आपको ब्याज कितनी चाहिए? आपको एक साल में 4,000 ब्याज मिलेगी और आपको ब्याज चाहिए 40,000। तो आप एक जीरो इधर लगाइए, एक जीरो इधर, आपको 10 साल में 40,000 ब्याज मिल जाएगी। क्या ये सवाल नहीं कर पा रहे थे? क्या ये सवाल करना नहीं सिखाया है मैंने? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि नहीं सिखाया तो बता दो कि जी नहीं सिखाया मास्टर साहब आपने, बोल दो। बहुत इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट। ये भी सेम सवाल है, अब आप देख रहे हैं सेम टू सेम सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल सेम टू सेम अब आप RW में लिख लीजिए, खुद से करने की कोशिश करिएगा, बात एक ही है।
ये थोड़ा अलग है। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई भी राशि है और वो x% ब्याज पे 3 सालों के लिए उधार दी जाती है। इस धनराशि को 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अगर उधार दें, 3x% साधारण ब्याज की दर पे उधार दें, y अधिक वर्षों के लिए उधार दें, ये तो 3 ईयर्स हैं भाई। अब आप कह रहे हो मोर, y ईयर्स मोर, तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। वाह, तो सिंपल है। देखो मैं तो ये कहूंगा कि फिर आप कहोगे कि जी ज्यादा आपने टेक्निकलिटी घुसा दी, तो पहले तो मैं नॉर्मली जैसे सवाल करती है दुनिया वैसे ही करके बता रहा हूं कि भाई p रुपए थे, आपने x% की रेट थी, 3 साल के लिए उधार दिया है, 3 साल बटे 100 इतनी ब्याज आएगी। बाद वाली ब्याज क्या है, p रुपए है सेम, 3x% ब्याज है, समय y अधिक है यानी y + 3 है समय, बटे 100। आप कह रहे हैं कि जी ये बाद वाला ब्याज पहले वाले ब्याज का 7 गुना है, तो पहले वाले ब्याज को 7 गुना कर दिया। कोई तकलीफ तो नहीं है, पहले वाले ब्याज को 7 गुना कर दिया, एक लाइन में उत्तर निकाल दिया। तो आप कहेंगे कि p से p कट गया, x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 7 बराबर y + 3 आया। 7 बराबर y + 3 आया है, तो y कितना आ गया जी, 4। आप बोलेंगे कि मास्टर साहब क्या यही तरीका था, कोई और नहीं था? तो और भी तरीका था। वो क्या था वो बताता हूँ। इसमें था क्या, सिर्फ SI बराबर PRT बटे 100 किया है। ये तरीका कौन सा था, PRT बटे 100। आप इसे भी तरीका मान रहे हैं? अगर इस सवाल का दूसरा तरीका मुझे बताना होता, मुझे पेपर में करना होता, मैं कैसे करता, देखो मैं पता कैसे करता। मैं कहता कि इस 3 वर्ष को मैं 1 वर्ष कर लेता, 1 वर्ष, तो फिर मुझे रेट को 3x% करना पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, रेट को सेम कर दे रहा हूँ। ये दोनों रेट सेम हो गई हैं। p ऑलरेडी सेम है, एक निश्चित धनराशि है, सब कुछ सेम है। आप बताओ, अगर p सेम, r सेम, फिर भी SI 7 गुना आ रहा है, 7 गुना आ रहा है, इसका मतलब है टाइम 7 गुना है, टाइम 7 गुना है। तो जो 1 वर्ष था वो नया टाइम 7 साल है। अब ये जो नया टाइम है ये पहले वाले से 3 ज्यादा है, तो y कितना है, 4 साल। आप इस y को ऐसे लिख लो, फिर वरना कंफ्यूजन होगी, या इसको आप y लिखो ही मत, केवल 7 लिखो, ठीक है। तो y 4 आ गया, ओरल कर दिया। देखो सवाल क्या है, सवाल है MTS में आने वाला। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6500 की धनराशि को x% साधारण ब्याज दर पर 7500 रुपए की धनराशि को x - 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों के लिए अर्जित कुल है, मतलब कुल ब्याज, ऐसे लिख लो करेक्ट करके, हिंदी गलत है, कुल ब्याज, यही पलाश भाई ने ठीक की थी गलती। कुल ब्याज 3750 है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर कितनी है ये बताना है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि 7500 का 2% 150 होता है, 150 अगर इसमें जोड़ दें तो 3900 रुपये ब्याज हो गई, 3900 रुपये ब्याज हो गई। जब 3 वर्षों का मामला था, 750, 4500 रुपये ब्याज हो गई, और वो 4500 रुपये ब्याज 6500 14,000
पे है, 3 वर्षों में, 1 वर्ष में 15,000 है, तो गंदा सा उत्तर आ रहा है। ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर मैं इसको पहले बेसिक से बता रहा हूँ फिर विदाउट बेसिक बताऊंगा। जैसे 6500 रुपए है, कॉफी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 6500 का x% कितना हो गया? 65x। 7500 का x% कितना हो गया? 75x। 7500 का 2% कितना हो गया? 150। ये 1 साल के ब्याज है, 1 साल के। तो आप कहेंगे कि जी इन दोनों को जोड़ दीजिए और 1 साल का ब्याज, तो आपको पता है कि ये 3 साल का ब्याज है, तो यहां से 1 साल का कितना होगा? 1250। तो मैंने कहा 65 और 75 कितना होगा? 140x बराबर 1400 x 10% आ गया। यही पूछा है सवाल में। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? देखिए मैं ये कह रहा था दोस्त, एक बात कह रहा था छोटी सी, आप 6500 का भी, आप 6500 का भी x% कर रहे हो और 7500 का भी कर रहे हो। बेसिकली आप 6500 और 7500 हो गया, 14,000 का x% सीधे निकाल दो, 140x। लेकिन आपको पता है कि इस पे 2% कम है, तो 7500 का 2% 150 रुपए ब्याज कम मिलेगी। बात वही है घुमा फिरा के। लेकिन ब्याज हमें कितनी मिल रही है 3 वर्षों में? अर्जित कुल ब्याज कितना है? 3750। तो 1 वर्ष में कितना हो गया? 1250। तो x 10% आ गया। बट ये वैसे भी आसान था, कुछ खास नहीं था, तो इजीली निकाला जा सकता था। कैसे इजीली निकाला जा सकता था? R% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कोई धनराशि P, R% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 15,748 हो जाती। इसने कहा है कि अगर रेट R की जगह R+2% होती और उतने ही समय में 3 साल में 16,510 हो सकती थी। तो देखो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये कितना ज्यादा हो रही है। तो आपने कहा P का 2% 3 सालों में की वजह से कितना ज्यादा हो रही है? तो आपने कहा जी 510 में आप 252 और जोड़ दो, अंतर निकालना है 510 में 2 6 762। ठीक है, एक बात बताओ, ये ब्याज ज्यादा क्यों आ रही है? R से में 3 साल से में 2% की वजह से। तो 3 साल में 2% से 6% ब्याज मिलेगी बेसिकली। उस 6% की वैल्यू 762 है। तो 1% कितना आ गया प्रिंसिपल का? 6 कम 6 6 दूनी 12 6 सत्ते 42। 100% कितना होगा? 12,700। अब आप बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। अब आपको नई चुल मची पड़ी है कि नहीं नहीं मेरे को तो चुल है, मैं तो आयुष दयानी की बच्ची हूँ, मैं नहीं मानूंगी, मैं फलाना ढिमकाना करूंगी, मुझे अच्छा लगता है। तो भैया मैं लिखूंगा P+P इंटू R इंटू 3/100 बराबर 15,748। फिर मैं लिखूंगा P+P R+2 इंटू 3/100 बराबर 16,510। फिर मैं इसमें से इसको घटाने के लिए बोलूंगा कि भाई इसमें से इसको घटा दो, तो आप बोलेंगे P से P कट जाएगा और P इंटू 3/100 कॉमन आ जाएगा। अंदर होगा R+2, घटाएंगे तो R से R कट जाएगा, बराबर यही 762 आएगा। तो ऊपर कितना बच रहा है? 6। ऊपर ये जो 3 और 2 बच रहा है, इससे इसको काटूंगा तो 127 बार कट जाएगा। तो कम वक्त P कितना आ जाएगा? 12,700। देखिए आप
अभी भी अगर ये PRT/100 करके अपना समय खराब कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आप कब एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। उसमें भी कई साल बकाया है, कई साल। ये कह क्या रहा है, पहले सवाल समझना ध्यान से कि एक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि में किसी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ये है, यानी 3 से 5 हो जाता है निश्चित समय T में और निश्चित ब्याज दर R में। फिर ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद 5 से 9 हो जाता है, 2 वर्ष बाद 5 से 9 हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपात, यानी कि 5 से 9 2 वर्ष में, यानी T+2 और R। अब कई बच्चे समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये 5 9 बन जाता है। नहीं, ये प्रिंसिपल का अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है प्रिंसिपल। हम ये कहते हैं कि आपने कहा है कि ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है, तो यहाँ पे मूलधन आपका 3 है और यहाँ पे 5 है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसे सेम बनाओ, आप इसे सेम बनाओ। तो आपने कहा ठीक है, पहले वाले को 5 से गुणा कर लेते हैं सेम बनाने के लिए, और दूसरे वाले को 3 से गुणा कर लेते हैं। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि 15 कुछ सालों में 25 हुआ था और वही 15 अगले 2 साल में 27 हो गया। कह सकते हैं अगले 2 साल में 27 हो गया है। तो आपके दिमाग में एक बात आई, एक बात तो आपको समझ में आई कि इन 2 सालों में ब्याज जो है वो 2 रुपए मिला है 15 पे। तो 1 साल में कितना मिलेगा? आपने कहा 1 रुपए, तो 1 साल में 1 रुपए 15 पे मिल रहा है, 100 पे कितना मिलेगा ये बताना है। वही तो रेट होती है 100 पे निकालना, 6 सही 2/3%। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पूछ लो। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये सवाल करना हो तो मैं क्या लिखता हूं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लिया 3/5 और 5/9 2 वर्ष के बाद। अब आप देखोगे कभी भी प्रिंसिपल नहीं बदलता, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलती है। तो प्रिंसिपल बदलता नहीं है, तो इसको 5 से गुणा करके 15 बना लिया, इसको 3 से गुणा करके। तो अब आपने देखा कि जो इन 2 सालों में ब्याज बढ़ी है, जो पहले ये 15 केवल 25 हो रहा था और अब 27 हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो 2 रुपए ब्याज बढ़ी है, ये इन 2 सालों में बढ़ी है 15 पे, 15 पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ 15 पे 1 साल में तो 1 रुपए ही ब्याज आ रही है, यानी 1/15 ब्याज है। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%। क्या मुश्किल था किसी एंगल से? क्या मुश्किल किसी एंगल से था? एक और ऐसा सवाल दाग दिया जाए आपकी छाती के ऊपर। देखो 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 रे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2/3 है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2/3 है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 3 वर्ष के बाद ये अनुपात बदल के 4/9 हो गया, 4/9 हो गया। हम इसको भी सेम बना लेते हैं, तो आपने कहा ये 4/6 हो गया। आप खुद देख सकते हैं मित्र आप खुद देख सकते हैं कि 6 से 9 3 रुपए ब्याज 3 सालों में। तो मैं ये कह सकता हूं 4 पे 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रही है। 1 रुपए ब्याज 4 पे, यानी 1/4, तो 100 पे कितनी मिलेगी बेटा? 25%। यार हर बच्चा इस क्लास का इंटेलिजेंट हुआ जा रहा है, मुझसे बाहर ही निकल गया है। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9/17 हो जाता है, ये देखिए, ये अपने आप में परेशान करने वाला सवाल है। जल्दी, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में रेशियो कितना है? 9/17। अगले 27.5 वर्षों में 15/43, 15/43, ठीक है। तो मैंने कहा सेम बनाना पड़ेगा, तो आपने कहा इसको 5 से गुणा कर दें, 9 पंजे 45, 17 पंजे 85।
15 तिया 45 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब आपने कहा कि जी 85 से 129 का मतलब हो गया 29 और 15 कितना होता है? 29 और 15 जी 44। तो मैं ये कह सकता हूं कि 27.5 पे 44 ब्याज मिल रही है 27.5 सालों में। 27.5 सालों का मतलब क्या होता है? 55/2 साल। आप बताइए, अगर 55/2 साल में 44 ब्याज मिल रही है, 5 और 4, एक साल में कितना मिलेगी? आपने कहा 8/5, 0 पॉइंट नहीं 1.6, एक साल का ब्याज आ गया। अब कोरिया का बच्चा ये बता सकता है कि गुरुजी 45 पे एक साल में 1.6 है, 100 पे कितना होगा? तो आप कहेंगे 1.6/45 गुणा 100। तो हमने कहा 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 20, तो 16 दूनी 32/9 आ गया। 32/9 का मतलब 9 तिया 27, 3 सही 5/9%। एज द करेक्ट आंसर। देखो, मैं कैलकुलेटिव सवाल भी पूछ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं आपसे इजी डेटा पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुश्किल डेटा भी पूछ रहा हूं। मैं चाहूं तो इतना सिंपल कर दूं इसको कि इतनी सी कैलकुलेशन भी इसमें ना हो, बट मैं जानबूझ के ऐसा पूछ रहा हूं ताकि आपको लगे। अब पता है, एक तो एसआई के अंदर ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, मैं आपको बता दूं, एसआई के अंदर ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो अभी हम 2 कंसेप्ट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं, दोनों मजेदारी से समझने हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रिंसिपल है P1, आपने इसको R1 की रेट से T1 समय के लिए उधार दे दिया। ठीक है, एक प्रिंसिपल है P2 और आपने इसे R2 की रेट से T2 समय के लिए उधार दे दिया। एक प्रिंसिपल है लाइक P3, आपने इसको R3 की रेट से T3 समय के लिए उधार दे दिया। देख सकते हैं 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स को 3 अलग अलग एसआई कॉन्सेप्ट के लिए उधार दे दिया। समझना बात को, तो आप कहेंगे हाँ समझ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एसआई कॉन्सेप्ट। अब समझिए बात को, ध्यान से समझिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कॉन्सेप्ट 1 में कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम all 3 principals SI received from all 3 principals are same। ठीक है, SI received from all 3 principals are same, यानी तीनों प्रिंसिपल से SI बराबर है, तीनों प्रिंसिपल से SI बराबर है। ठीक है, समझना ध्यान से बात को, तीनों प्रिंसिपल से SI बराबर है का मतलब हो गया, मैं ये कह सकता हूं कि जी P1 R1 T1 बटे 100 बराबर होगा P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 R3 T3 बटे 100। ये कह सकता हूं। तो आपने कहा हाँ जी ये बराबर हो गया, तो यहां से अगर मैं इसको किसी भी चीज के बराबर मान लूं, के बराबर मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं 1 के बराबर मान लूं कि यहां से P1 और P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। ये होगा जी। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो मैंने कहा कि P1 और P2 और P3 का जो अनुपात होगा वो ये होगा। अच्छा, स्पेशल केसेस लिख रहा हूं, स्पेशल 1 लाइक केवल 2 ही होते, P1 P2 ही होते, तो फिर हम ये कह देते कि यार R2 T2 इधर आ जाता और R1 T1 इधर आ जाता, एलसीएम लेके हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं
P1 P2 क्या हो जाता, अगर ये 2 होते, ये होता ही नहीं, तो एलसीएम लेते R2 T2 इधर, R1 T1 इधर। कहने का मतलब है अगर 1/2 और 1/3 का अनुपात कोई पूछ रहा है तो 3 इधर नहीं आ जाता और 2 इधर आ जाता है, क्योंकि एलसीएम आ जाता है 6, इसीलिए। समझ गए? तो ये हो जाता। अच्छा, अगर टाइम सेम हो जाता, लाइक T1 बराबर T2 हो जाता, तो आप ये भी कह देते कि जी P1 और P2 समान समय के लिए होगा, तो रेशियो आ जाएगा R2 रेशियो R1। ये हमें सीखना है। तो ये 2 बातें नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद सीधे सवाल करेंगे। इतना लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अगर कोई ये बोल दे कि अमाउंट रिसीव्ड, अभी तक तो ब्याज थी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 आर सेम। अगर अमाउंट सेम है तीनों से प्राप्त, तो अमाउंट कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी P1 R1 T1 बटे 100 बराबर P2 प्लस P2 R2 T2 बटे 100 बराबर P3 प्लस P3 R3 T3 बटे 100। ठीक है जी, क्लियर है बात? आपने क्या किया, P1 कॉमन ले लिया, आपने P1 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये आ जाएगा 100, एलसीएम भी ले लिया 100 प्लस R1 T1 बटे 100 बराबर P2 कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया 100 प्लस R2 T2 बटे 100 बराबर P3 100 प्लस R3 T3 बटे 100। ठीक है भाई, क्लियर है बात? क्लियर है बात या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। अब समझिए ध्यान से कि ये 100 इस 100 से कट गया, अगर मैं इसको भी K मान लूं, इक्वल में 1 मान लूं, K मान लूं, जो आपका दिल करे, तो यहां से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। तो 2 चीजें हमने सीखी कि अगर ब्याज बराबर है, ठीक है, अगर ब्याज बराबर है तो सिंपल 1/R1 T1 1/R2 T2 1/R3 T3। मैं इसको अलग से दोनों पॉइंट लिखा देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए और दोनों पॉइंट लिखाऊंगा तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। दोनों पॉइंट लिखाऊंगा तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं। 3 आदमी हैं ABC, 3 आदमी हैं ABC। इसने P1 रुपीज R1 की रेट से T1 टाइम के लिए दिए हैं, इसने P2 रुपीज R2 की दर से T3 टाइम के लिए दिए हैं, इसने P3 रुपीज R3 के टाइम से T3 टाइम के लिए दिए हैं दोस्त। पहला पॉइंट है तीनों का SI इक्वल है, तीनों का SI इक्वल है। इसका मतलब है कि P1 P2 P3 का कोई अनुपात पूछ ले तो जवाब होगा 1/R1 T1 1/R2 T2 1/R3 T3, ये होगा। ठीक है, अब कोई कहे कि यार तीनों का अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो आप जानते हो कि अमाउंट क्या होता है दोस्त? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है कि नहीं? तो बस कुछ नहीं करना, ये जो SI है ना नीचे R1 T1, इसमें प्रिंसिपल जोड़ दीजिए 100, बस। जो ये अमाउंट था बराबर
वो बनाने के लिए हमने क्या किया, अपनी एसआई में प्रिंसिपल 100 ऐड कर दिया। बस ये दो बातें याद रखनी है। ए रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए, ए रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, बी रुपए पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात बताओ। सीजीएल 2025 में ये सवाल है, यानी ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। मैंने कहा अगर ब्याज बराबर है, अगर ब्याज बराबर है तो 1/R1T1 2 गुणा 6 अनुपात 1/R2T2 3 गुणा 4, ये 12 कट गए आपस में, 1:1 आ गया। सोचो मैं कितना रिलेटेबल पढ़ाता हूं। अगर कोई कंसेप्ट बता रहा हूं तो 2025 का सवाल लेके आ रहा हूं आपके सामने। क्या मैंने सही कंसेप्ट बताया ताकि जल्दी निकाल सको आप उत्तर R1T1 R2T2? आप सीधे भी याद रख सकते थे कि अभी मैंने 2 का बताया था आपको कि R2T2 रेशियो R1T1, तो ये आया 3 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 6 1:1। अब तो मैसेंजर पे भी वीडियो कॉल आ रहा है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं P1 और P2 और P3 का जो अनुपात होगा, तो आप कह रहे हैं, देखो यहाँ पे टाइम सेम है, ध्यान से देखो, टाइम सेम है 1 वर्ष के अंत में, तो मैं सीधे कह सकता हूं टाइम तो कट गया कि भैया 1/R1 1/R2 और 1/R3, अनुपात हो गया 1/4 1/5 और 1/10। ये हो गया अनुपात। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, मैं टाइम देता हूं आपको बट आप करते नहीं सवाल। आपने एलसीएम ले लिया 20, तो 4 पंजे 20 5 अनुपात 5 चौक 20 10 दूनी 20, यानी P1 P2 P3 का जो अनुपात है वो कितना आ गया जी, 5:4:2 आ गया। आ गया 5:4:2। अब मुझे इस 2200 को डिवाइड करना है जी 5:4:2। मुझे 5% वाला पूछा है, यानी बीच वाला पूछा है, ये था ना 5% वाला, P2 पूछा है मुझसे, ये मुझसे पूछ रहा है P2। तो मैंने कहा 5 और 4 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 2200 है, 1 की 200 हो गई, 4 की पूछ रहा है 800। सपना ने 20,400 की धनराशि में से आंशिक धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर और आंशिक धनराशि 11% की दर पे दी। 9 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से प्राप्त ब्याज अर्जित करती है। तो देखो टाइम सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम है, तो हमने कहा था कि P1 और P2 का जो अनुपात होगा, अगर टाइम भी सेम हो गया तो वो R2 रेशियो R1 होगा, बोला था। R2 कितनी है दोस्त, तो आपने कहा जी 11 है, और R1 कितनी है 14, ये होगा जी 11 और 14। अब आपसे 14% की दर से निवेश की गई धनराशि पूछ रहा है, पहले वाली पूछ रहा है आपसे, P1 पूछ रहा है, क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, ये बात तो तय है। 8 7 15 9 7 16 नहीं होगा, 8 7 15 9 5 नहीं होगा, 8 7 15 9 9 नहीं होगा, 8 7 15 और 9 6 15 डी होगा। मैंने तो 11 का मल्टीपल देख लिया, सिर्फ 11 का मल्टीपल देखा और कुछ नहीं। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो जी, टोटल कितना हो गया 25, 25 की वैल्यू सवाल में 20,400 है। एक की कितनी होगी, एक की वैल्यू यहां से, तो आपने कहा 25 8 200, 4 बचेगा ना जाने की 0, नहीं 25 8 200, 4 बचेगा, 0 उतार लिया हमने, तो 25 एकम 25 फिर 15 25 6 816 आ गई एक की वैल्यू। 11 की कितनी होगी, तो आपने कहा 816 से गुणा, 11 6 66 का 6 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 11 8 88 और 1 89। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं सवालों को तोड़ रहा हूं मल्टीपल से। अब की बार समय भी अलग अलग है। P1 P2 और P3 का अनुपात पूछ रहा है और ब्याज समान मिलता है उसे, तो हमने कहा कि जी 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3 बराबर, तो आपने कहा कि जी पहले वाली रेट कितनी है 10, समय कितना है 6, दूसरी वाली रेट कितनी है 12, समय कितना है 10, तीसरी वाली रेट कितनी है 15, समय कितना है
12। आप देख रहे हैं जी, ये आ गया 1/60, 1/120, 1/180। जीरो से जीरो काट के अगर आपने एलसीएम भी ले लिया, जीरो से जीरो काट के आपने एलसीएम ले लिया अगर 36, तो 6 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, अनुपात आ गया 6, 3 और 2। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से? अब देखो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं कि भाई P1 P2 P3 का अनुपात निकालना है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। तो आपने कहा कि जी पहले वाले भाग को, उसको 3% साधारण ब्याज 5 वर्ष तक प्राप्त हुआ, यानी 1/3 पंजे 15 डायरेक्ट कर दिया मैंने। दूसरे भाग पे 10 और 12 120 कर दिया। तीसरे भाग पर 20 पंजे 100 कर दिया। तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इन दोनों का ही अनुपात देखूं, इन दोनों का ही, तो 15 8 120, 8 और 1 का आ रहा है, और 8 और 1 का अनुपात एक ही ऑप्शन में। मैंने क्या कहा इस सवाल को करने के लिए कि मैं ये पूरा भी नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ इसी का देख रहा हूं। तो 15 8 120 8 होगा, तो ये 8 इधर आ जाएगा, 8:1 होगा। वो 8:1 एक ही ऑप्शन में, बी में, इसीलिए बी आंसर है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।